नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कल होने जा रहे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कल यानी 6 अगस्त को चुनाव होगा और उस दिन ही चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है। एनडीए ने इस बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने कांग्रेस नेता मार्गरेट आल्वा को उम्मीदवार बनाया है। भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उनकी जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति संभालते हैं। पद में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से छोटे हैं और प्रधानमंत्री से बड़े होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। मतलब चुनाव में कुल 788 वोट डाले जा सकते हैं। इसमें लोकसभा के 543 सांसद और राज्यसभा के 243 सदस्य वोट कर सकते हैं। राज्यसभा सदस्यों में 12 मनोनीत सांसद भी हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी उम्र 35 से अधिक होनी चाहिए और वो राज्यसभा सदस्य चुने जाने की सभी योग्यताओं को भी पूरा करता हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को 15,000 रुपए जमानत राशि के तौर पर जमा कराने होते हैं। और इस चुनाव की खास बात भी आपको बता दें कि वोटिंग के दौरान सांसद को एक ही वोट देना होता है, लेकिन उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। बैलेट पेपर पर मतदाता को अपनी पसंद को 1, दूसरी को 2 और इसी तरह से प्राथमिकता तय करनी होती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के तहत होता है। इसमें मतदान खास तरह से होता है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में जितने सदस्यों के वोट पड़ते हैं उसकी संख्या में 2 से भाग देते हैं और फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कि चुनाव में 787 सदस्यों ने वोट डाला तो इसे 2 से भाग देंगे। 393.50 आता है। इसमें 0.50 को हटा देंगे क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या नहीं गिनी जाती, इसलिए ये संख्या 393 हो गई। अब इसमें 1 जोड़ने पर संख्या 394 होती है। चुनाव जीतने के लिए 394 वोट मिलना जरूरी है। मौजूदा समय में भाजपा के पास लोकसभा सांसदों की संख्या 303 है, वहीं राज्यसभा में 93 सांसद हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल वोटों की संख्या पर नजर डालें तो भाजपा के पास आंकड़ा 395 का है, जबकि अगर एनडीए की बात करें, जबकि जीत के लिए सिर्फ 394 सदस्यों की जरूरत है। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग खत्म होने के बाद उसी दिन मतगणना भी हो जाती है। पहले राउंड की गिनती में देखा जाता है कि सभी उम्मीदवारों को पहली प्राथमिकता वाले वोट कितने मिले हैं। अगर पहले राउंड में ही किसी उम्मीदवार को जरूरी कोटे के बराबर या उससे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो उस उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है जिसे सबसे कम वोट मिले हैं। फिर दूसरी प्राथमिकता को चेक किया जाता है कि किस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मिले, फिर उसकी प्राथमिकता वाले ये वोट दूसरे प्रत्याशी में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है कि आखिर जीत किसकी होगी, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से मजबूत नजर आ रही है एनडीए। ऐसे में जगदीप धनखड़ का जो दावा है वो ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे कि कौन कितना मजबूत नजर आ रहा है। यहाँ पर किस तरह की दावेदारी और मार्गरेट आल्वा को लाने का विपक्ष का मकसद क्या है। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। राम प्रकाश पांडे, प्रवक्ता टीएमसी, शबनम पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, चंद्रेश कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं और शुरुआत चूंकि हम कांग्रेस से ही करते हैं। चंद्रेश कुमार जी, कितना मजबूत विपक्ष का दावेदार नजर आ रहा है, या फिर ये इसको एक सांकेतिक तौर पर माना जाए कि सांकेतिक उम्मीदवार खड़ा कर दिया आपने, वॉकओवर नहीं दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जब उम्मीदवार की घोषणा की तो विपक्ष के जो भी पार्टियां हैं सबसे राय मशविरा करने के बाद ही प्रत्याशी को मैदान में इस उम्मीद के साथ उतारा गया है कि चुनाव में हमारी जीत होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि टीएमसी की क्या भूमिका रहती है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अभी तक उपराष्ट्रपति के चुनाव में टीएमसी की जो भूमिका है वो विपक्ष के साथ देखा जाए तो नकारात्मक है और एक तरह से सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने वाली भूमिका है। और देखिए क्या है ना कि राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, हार जीत तो खैर अपने मायने हैं कि हम कैसे उम्मीदवार को मैदान में ला रहे हैं, उस उम्मीदवार की भूमिका क्या होगी, संवैधानिक पद पर रहते हुए वो उस दायित्व का निर्वाह करने में कितना सक्षम है। हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उम्मीदवारों को इस उद्देश्य के साथ मैदान में लाए थे और लाए हैं। अभी तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है कि आज देश के अंदर संवैधानिक, लेकिन विपक्ष इतना बटा बटा सा क्यों नजर आ रहा?
टीएमसी देखिए, आपके सबका साथ ही नहीं अपना है। मत है, सबका टीएमसी अपना कह रही मत हमसे है, कोई सभी सलाह अपने मशवरा मत नहीं में लिया गया। स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो विपक्ष की तरफ से थे, वो एक तरह से देखा जाए तो टीएमसी के ही उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों ने उनका समर्थन किया। तो इस बार तो बिना मुझे उनसे लगता सलाह है कि मशवरा के आपको क्या लगा कि हमने एक बार अगर राष्ट्रपति का उम्मीदवार उनको मान लिया है तो वो भी हमारी बात मानेंगी? इस नहीं, तरह की हम स्थिति बनी उम्मीद क्या? कर सकते हैं, हम किसी को बाध्य तो नहीं कर सकते। कांग्रेस की तो ये संस्कृति भी नहीं रही है, सबको साथ लेकर चलने की संस्कृति कांग्रेस की रही है। हम सत्ता में नहीं, हैं ऐसी तो भी बातें तो और तब सत्ता होनी से चाहिए जब बाहर आप हो तो मजबूती में हो। हमने मार्गरेट अलवा जी को जो उम्मीदवार बनाया है, बहुत मजबूत उम्मीदवार बनाया है और वो एक दूरदर्शी हैं, उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी है और उस उद्देश्य के साथ लड़ाया है कि वो संवैधानिक संस्थाओं की जो उनके दायरे के अंदर, हमने इस उम्मीद के साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उम्मीदवारों की घोषणा की कि ये लोग संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करेंगे और संपूर्ण विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से संबंध नहीं रखता है, वो एक साथ एक मंच पर आएगा और ये देश को एक नया मैसेज देने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह से आजकल संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबा रही है, लोकतंत्र को कुचल रही है, महंगाई और बेरोजगारी पर सदन के अंदर चर्चा करने के लिए लेकिन तैयार चंद्र नहीं जी, है। एकता में शक्ति होती है। जब आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर आ रहे थे उसके बाद ही अलग थलग पड़ते नजर आए। यशवंत सिन्हा को खुद कहना पड़ गया था कि आखिर ये क्या चल रहा है। ऐसे में उपराष्ट्रपति पद तो टीएमसी ने पहले ही क्लियर कर दिया अपनी मंशा। हमने 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 एक पहल कर सकते हैं, निर्णय लेना लोगों के हाथ में है। आने वाले समय में लोग मूल्यांकन भी करेंगे। आज देखिए, देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। कौन है जो सड़क से सदन तक महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहा है? भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है। ठीक है, वो आप लड़ रहे हैं, लेकिन अभी अभी कोई हो तो आप बता दीजिए। ठीक है, तो टीएमसी को, हमारा जो धर्म है, हम टीएमसी कर इस रहे लड़ाई हैं। में नहीं है। विपक्ष टीएमसी के भी तो राजनीतिक दलों को ये कहती करना रही है है कि ना। उन्हें धर्म के साथ जाना है, राम प्रकाश या पांडे अधर्म जी, के साथ जाना है। कांग्रेस कह रही है कि ये टीएमसी का अपना मत हो सकता है, साथ आना चाहे तो वेल एंड गुड, नहीं आना चाहे तो उनका अपना मत है। और ये भी साथ के साथ कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में हम उनके साथ थे, फिर उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसी क्या नाराजगी है? नागरिक के रूप में आप भी यही कह सकते हैं कि भैया आएंगे, मोस्ट वेलकम, नहीं आएंगे। राम प्रकाश जी जवाब दे रहे हैं, आ रहे हैं चंद्र जी आपके पास, लेकिन आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। चंद्र जी, अंतिम समय तक हमारा प्रयास रहेगा कि चंद्र जी एक मिनट रुकिए, संपूर्ण विपक्ष एक होकर वोट दे। चंद्र जी, राम प्रकाश जी अपनी बात रख रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति के प्रतिनिधि के लिए हमारे दल के साथ कोई विचार विमर्श नहीं किया गया और अपने आप इनको चुन के दे दिया गया। और हमने देखा कि हमारे जो सांसद, उसका 38% सांसद ही इससे दूर रहना चाहे। तो हमने देखा कि ठीक है, हम उपराष्ट्रपति के चुनाव में दूरी बनाए चलते। बाकी सबको पर हम इनके साथ है, कोई बात नहीं है, विरोधी दल के साथ ही है, किंतु यहाँ पर हमने दूरी बनाए रखी क्योंकि हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग बहुत जगह पर हुई है और क्रॉस वोटिंग हुई है तो फिर हमारे, इसका मतलब इस जगह पर तो और क्या करेंगे? नहीं तो नैतिकता के आधार पर आप उनके साथ नहीं जाएंगे, आपसे सलाह मशवरा नहीं हुआ इसलिए आप उस बैकफुट पर चले जाएंगे। हाँ, ठीक है, तो आप वॉकओवर एक तरह से मिल जाएगा। बीजेपी तो खुश होगी इस बात के लिए कि आप लोग कभी एक नजर ही नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की ईगो टकराने लगती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसके पीछे की? राम प्रकाश जी, देखिए वजह क्या है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होता है सर्व विरोधी दल के सब मिलकर अगर निकालें तो सब जैसा होता है, मत अपना रहता है, अपने अपने मतों पर चलते हैं, तो इस तरह तो आएगा ही, मत एक होना चाहिए। ठीक है, स्वार्थ की लड़ाई हो गई, एकता की लड़ाई अब स्वार्थ की लड़ाई बन चुकी है, यही ना? चंद्र जी सुन रहे हैं आप? मैं बड़ी ईमानदारी पूर्वक इनकी बात को सुन रहा हूँ। मार्गरेट अलवा जी की नाम की घोषणा किसने नहीं, की? इस आधार पर किस तरह से जीत का दावा करते हैं? वॉकओवर तो सीधा सीधा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। के अलायंस में से किसी पार्टी के लीडर ने किया। और ये आश्चर्य की बात है कि ये कह रहे हैं हमारे यहाँ तृणमूल कांग्रेस के लीडर की तृणमूल कांग्रेस के संदर्भ में बात नहीं हुई, जबकि मैं ये दावे के साथ अभी भी कह रहा हूँ कि विपक्ष की एक एक पार्टी के राय मशवरा के बाद ही वो तो साफ साफ मना कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? वो ऑन स्क्रीन मना कर रहे हैं आपको कि कोई सलाह मशवरा हुआ ही नहीं है। देखिए, हो सकता है कि उनकी अपनी कोई मजबूरी हो। इस समय देश के अंदर ईडी और सीबीआई का एक माहौल बना हुआ है, भय बना हुआ है। हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस की अपनी कोई मजबूरी हो। ये बड़ा अच्छा आरोप लगा देते हैं, सारा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप थोप देते हैं कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। आश्वस्त इस बात के लिए हूँ
कि अंततः ममता बनर्जी ठीक। जी कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में, मार्गरेट अलवा के पक्ष में, विपक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत देंगी और जो भी गिला शिकवा होगा वो हम क्लियर आपको कर दिया अभी लेकर आपके दूर सामने ऑन करेंगे। कहाँ जा रहे हैं चंद्रेश जी, वो ऑन स्क्रीन आपको बोल रहे हैं कि हम भैया अपने आप को अलग रखें। शबनम जी, देखिए, ये तो वॉकओवर मिलता दिख रहा है आपको। निश्चित तौर पे देखिए, आप ऑन स्क्रीन ही देखिए तो दो पार्टियां हैं विपक्ष की, वो एक मत में नहीं बोल रही, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि सबसे बात विचार करके हमने प्रत्याशी चुना, दूसरे कह रहे हैं हमसे विचार विमर्श नहीं हुआ और प्रत्याशी नहीं चुने। तो आप देखिए जिस तरीके से विपक्ष की जितनी भी पार्टियां वो एकजुट होते आपको कभी नहीं दिखेंगी। ये कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम एकजुट होंगे। तो पहला तो पॉइंट कॉमन ये है इन सभी में, ये सभी परिवारवाद की पार्टी है, तो इनके परिवार की के प्रति निष्ठा, परिवार के हित को देखना इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। तो वही इनको साझा करना मुश्किल होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईडी का दबाव है, सत्ता पक्ष दबाव बना रहा है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं लोग। देखिए रविंद्र जी, वो तो आज आप देख रहे होंगे कि जो कहते थे कि काला धन लाओ, आपने वादा किया था, आज काले कपड़े पहन के काला धन लाने पर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की मंशा क्या है कि जो काला धन चारों तरफ से लाया जा रहा है ईडी के माध्यम से, 1,60,000 करोड़ अब तक ईडी जब्त कर चुकी है काला धन। उस काले धन का विरोध करने में के लिए कि उसको मत लाइए काले कपड़े के साथ, ये आज धरातल पर उतरे हैं और नाम दे रहे हैं कि हम महंगाई और बेरोजगारी के लिए आए हैं। तो इतने दिनों तक ये नेशनल हेराल्ड का जब तक काला धन निकलने की बातें होंगी, छापे होंगी, सारी चीजें निष्कर्ष तक नहीं निकले, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति को हड़पा है। आम जनता की छोड़िए, जिन्हों 5,000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर थे, उनकी संपत्ति को हड़पने का काम जिस कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिस कांग्रेस पार्टी के परिवार ने किया है। तो आपको कहीं भय तो नहीं है कि क्रॉस वोटिंग का डर तो आपको नहीं सता रहा? देखिए, हमें क्रॉस वोटिंग का नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरीके से अभी टीएमसी के हमारे साथी ने कहा कि हमारे सांसद पक्ष में नहीं है अलवा जी के, तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है जैसे प्रेसिडेंट के चुनाव में हुआ कि तमाम पार्टियों के लोगों ने पार्टी के जो निर्णय है उससे उठकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए हमारे प्रत्याशी को, एनडीए के प्रत्याशी को वोट करा। उपराष्ट्रपति में भी निश्चित तौर पे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हो या अन्य विपक्षी पार्टी के हो, धनखड़ जी को देंगे, क्योंकि वो एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें प्रशासनिक और सरकारी तमाम ऐसे कार्यों को करने का अनुभव है। वो कोर्ट हो या किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ है और एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। तो मुझे लगता है कि तमाम पार्टियां उनको वोट देना चाहेगी। ठीक है, राम प्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस सीधे सीधे आरोप लगा रही है, आपने सुनी लिया, लेकिन साथ के साथ उम्मीद भी जता रही है, लेकिन आधार क्या है, किस तरह से जीतेंगे मार्गरेट अलवा? ये तो कौन सा चमत्कार करने वाले हैं? जिस तरह से हमारी भाजपा की बहन प्रवक्ता जी ने बोला कि अंतरात्मा के तौर से कोई अगर वोट देता है तो ठीक है, अंतरात्मा पर मार्गरेट अलवा को वोट देता है तो जीत सकती है, में क्या है। किंतु एक चीज जरूर हमारी भाजपा की बहन को कि ये परिवारवाद का जो ये बोलते हैं, तो ये क्या सन्यासियों से देश चलेगा? सन्यासी पुजारी आ रहे हैं शबनम जी, मंदिरों में रहते हैं। नहीं तो संविधान में तो सबको अधिकार है ना, परिवार होगा जो देश को चलाएगा ही। संविधान छोड़ के संविधान में कहीं लिखा है क्या कि सन्यासी सत्ता में नहीं आ सकता? हमने ये नहीं किया कि ये परिवार आपकी सत्ता में नहीं आ सकता, ये क्या यही कहीं संविधान में लिखा है क्या? ये जो बोलना शबनम जी जवाब दीजिए। राम प्रकाश जी, हमारा देश बहुत समय तक मुगलों के राजशाही के बीच में रहा। जब राजवंश की परंपरा होती है तो राजा का पुत्र उत्तराधिकारी होता है और वो सत्ता संभालता है। पर लोकतंत्र में अगर एक राजा है, एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, तो उसके बाद लोकतंत्र के अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति, ऊपर से लेके अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति में से किसी को भी प्रधानमंत्री पद
लेने का अधिकार है या नहीं, वो किसी तो कह रहे हैं कि पार्टी- अगर पार्टी अगर है कहाँ तो लिखा है पार्टी का संविधान में कि अध्यक्ष बनने का अधिकार परिवार है। का व्यक्ति नेता नहीं हो सकता, ये कहाँ लिखा है? वो तो नेता कह रहे हैं हो संविधान में तो सकता, सबका हक है। उत्तराधिकारी नहीं। देखिए, मैं साफ तौर पे मैं कह रही हूँ, नेता हो सकता है, इससे कहीं कोई मनाही नहीं, क्योंकि हर किसी को अपना कार्यक्षेत्र चुनने की आजादी है इस लोकतंत्र में, हमारे संविधान में। लेकिन उत्तराधिकारी नहीं हो सकता कि अध्यक्ष वही ठीक होगा है। परिवार का बेटा। मैं उत्तराधिकारी होने पे कह रही हूँ कि ये ठीक है, राजवंश वो तो का, खैर बातें हो निर्णय जाती है, ये हैं, लोकतंत्र लेकिन का सवाल ही- ये है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा है, विपक्ष को जहां पर एकजुटता दिखानी चाहिए थी, क्योंकि 2024 की तैयारियां भी इसको लेकर देखी जा रही कि 2024 में विपक्ष की एकता देखेंगे। मुझे लग रहा है 2014 के बाद से ही विपक्ष जिस तरह से बिखरता चला गया, आज तक एक हो ही नहीं पाया, सबका कहीं ना कहीं अहम टकरारा है। राम प्रकाश जी, अहम कहीं भी ये टकरा ये रहा है। ये हार ये जीत भारतीय जनता पार्टी की मत कहिए, ये जीत कहिए कि आप लोगों का अहम टकरारा, खुद ही हार रहे हैं आप लोग। जनता आजिज आ चुकी है इन चीजों से। जी, अहम नहीं और किंतु 2024 में जो परिस्थिति सामने आई है, 2024 में विरोधी दल एक साथ रहेगा और परास्त करेगा। ठीक, जीत के आसार देश हैं? की मार्गरेट अल्वा के कहीं से भी जीत के आसार हैं? देखिए, अंतरात्मा की तो अगर वो सुनेंगे तो जरूर आएगी वो। आपकी अंतरात्मा किधर जाएगी? हमारी अंतरात्मा, देखिए, मैं तो वोटर हूँ नहीं, हमारे सांसद सब वोटर हैं। उन्हें तो टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर तो बता सकते हैं। देखिए, जहाँ ये वोट अपना कोई अपना खोलेगा, मेरे सांसद तो कोई बताएंगे नहीं जी। वैसे दल की तरफ से बता दिया गया है कि हम दूरी बनाए रखेंगे। ठीक है, चलिए चंद्रेश जी, जी उम्मीद नजर आ रही है या सिर्फ अंगूर खट्टे हैं आपके लिए? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं हम लोग सकारात्मक संक्षेप में जवाब दीजिए, वक्त बहुत कम है। हम लोग आंकड़े से बहुत दूर हैं और हम जो है अभी भी लास्ट तक उम्मीद करेंगे कि तृणमूल कांग्रेस बातों को समझेगी और विपक्ष के उम्मीदवार के फेवर में वोट करेगी। लेकिन अभी समनर जी ने कहा परिवारवाद में, ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। परिवारवाद कर सकते हैं। शबनम पांडे जी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, कहीं कोई शिकन नहीं है, लेकिन आप दोनों अभी एक दूसरे को मना लीजिए, फिर भी देखते हैं कि आखिर जीत किसके हाथ लगती है। अब तो चंद घंटों की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन चुनाव दिलचस्प होता है, विपक्षी दल कहीं से भी वॉकओवर देना नहीं चाहता था, क्योंकि लड़ाई कहीं ना कहीं ईगो की फंस रही थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अक्सर ऐसा नहीं देखा जाता, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। यानी बहुत कुछ बदल चुका है और अब अहम की भी लड़ाई कहीं ना कहीं टकरा रही है। फिलहाल इतना ही, जुड़ रही है हमारे साथ, रिजल्ट कल पता लगेगा।